हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ से हम लोग क्लास 12th की फ़िज़िक्स प्रारंभ कर रहे हैं और उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कहानी शुरू करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे कि भाई क्या होता है, कैसे लिखते हैं, क्या ये प्रॉपर्टी है, किस तरह से हम इसको किसी भी बॉडी को जो न्यूट्रल बॉडी उसको चार्ज कर सकते हैं, कितने तरह का हो सकता है और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, चाहे वो क्वांटाइजेशन की बात करें चाहे कंजर्वेशन की बात करें। और इसके बाद चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को भी समझ लेंगे कि जब हमारे पास लाइन डिस्ट्रीब्यूशन हो तो कैसे इंटीग्रेशन का यूज़ होगा, जब हमारे पास सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का हो तो कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हो तो कैसे लिखेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है जब हम आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज का उपयोग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज से। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो अब चार्ज कुछ ऐसा है नहीं कि कुछ ऐसा उठा के घूम लो तुम, है ना। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये एक तरह की प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल कह सकते हैं, ऑफ मैटर कह सकते हैं। ठीक है, मैटर मतलब फिजिकल मैटर की बात करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है जिसकी वजह से तो जो कुछ भी हमारे पास होता है, चाहे हम इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक, इन दोनों तरह के फेनोमेना को हम किसकी वजह से लिखते हैं, चार्ज की वजह से लिखते हैं। मतलब कोई भी बॉडी अगर वो कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फेनोमेना शो कर रहा है तो उसके पीछे कौन है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हुआ ये समझ आ रही बात, बहुत बढ़िया। अब आपको धीमे धीमे चीज़ों को समझते जाना है। तो अब देखो दे आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, तो टू टाइप्स उसके आप कह सकते हो कि उसकी प्रॉपर्टी उसके कैरेक्टर के हिसाब से बना है। तो एक हमने पढ़ा हुआ है क्या, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो कूलम होता है। ठीक है, तो जैसे हमने कहीं पे +5 कूलम लिख दिया और कहीं पे हमने लिख दिया -5 कूलम, तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। बट यहाँ पे आप नंबर सिस्टम मत अप्लाई कर दीजिएगा कि दिस चार्ज इज ग्रेटर देन दिस वन, नो। मैग्नीट्यूड वाइज बोथ आर इक्वल, लेकिन दो एग्जैक्टली ऑपोजिट कैरेक्टर शो कर रहा है, इसलिए हमने एक को प्लस नाम दे दिया, दूसरे को माइनस दे दिया। ठीक है जी। अब अगर आप थोड़ा बहुत याद हो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर जो केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है आपने, तब आपको याद होगा सर कि भाई अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, उस पर प्लस ई होता है, ई को हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलते हैं। ठीक है, और वहीं पे अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस पे -E लिखा होता है। ठीक है, तो मतलब प्रोटॉन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन क्या है, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसमें कोई पंगा नहीं है। ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया, दूसरा क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। यहीं से कहानी बढ़ती है आगे। तो अब अगर आप देखोगे कि क्या होगा कैसा, अब ये प्लस और माइनस ये ऑपोजिट कैरेक्टर शो कर रहा था इसलिए दे दिया। अगर उस टाइम पे लोगों ने इलेक्ट्रॉन को प्लस और प्रोटॉन को माइनस दे दिया होता तब भी कहानी चल रही। ठीक है, तो अब आप देखो कि कोई भी मैटर अगर उठा ले, कोई भी मैटर, वो एटम से बना होगा। मतलब जो स्मॉलेस्ट पार्ट जहाँ पे आप सारी प्रॉपर्टीज देख पाते हो फिजिकल और वो सब कुछ, वो क्या है भाई, एटम है। और नॉर्मली क्या होता है, एटम न्यूट्रल होता है, लेकिन एटम के अंदर आपने जाना है, समझा है कि प्रोटॉन्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी हैं। प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये तीनों ही चीज़ें आपको मिलती हैं एटम के अंदर। ठीक है जी। अब अगर मान लो कि किसी भी एटम की बात करें, अगर नेचुरल स्टेट अगर हम बात करें तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों बराबर होगा जी। तो जितना पॉजिटिव कैरेक्टर शो करने वाली स्ट्रेंथ है उतना ही नेगेटिव कैरेक्टर शो करने वाली स्ट्रेंथ है, मतलब जो नेट चार्ज होगा वो जीरो हो गया। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिकली, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। अब अगर इसको चार्ज करना है, ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज आपके माइंड में क्या आती है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो वो तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल है। तो या तो हम वहां से प्रोटॉन का ट्रांसफर कराएं या फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराएं। मेरी बात को गौर से समझिएगा। मतलब एक जो तरीका हो सकता है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन
और प्रोटॉन, ऐसा बोल सकते हैं भाई, या तो तुम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा दो या प्रोटॉन करा दो या दोनों करा दो, बट ये जो है इसमें बहुत हाई एनर्जी इन्वॉल्व होगा, या तो एनर्जी रिलीज होगा या इतनी रिक्वायरमेंट होगी, तो इसको हम क्या करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं अभी के टाइम पे। मेरी बात समझ रहे? ऐसा नहीं कि प्रोटॉन के ट्रांसफर से चार्ज हम लोग किसी भी बॉडी को, न्यूट्रल बॉडी को चार्ज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस में नहीं है क्योंकि बहुत हाई एनर्जी इन्वॉल्व हो जाएगा किसमें, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटॉन देयर बी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज। ठीक है, तो वो इम्प्रैक्टिकल हो जाएगी बातें। तो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा करके किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। अब बहुत सिंपल तरीका है कि मान लो कोई भी एक मैटर दिया मैंने आपको, मैंने ये एक मैटर दिया, ठीक है, देखो ध्यान से समझना। अच्छा ये थोड़ा ऊपर चला गया, आपको दिख नहीं रहा होगा कि भाई ये एक मैटर दिया आपको, ठीक है सर। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्यों भाई, क्योंकि जितने इसमें इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन्स हैं। अब अगर मैं इससे 4 इलेक्ट्रॉन बाहर कर लेता हूँ, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर कर लिया, तो भाई अब इस पे जो चार्ज होगा वो +4e के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर कर लिया। पहले क्या था, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन रहा होगा, तो -10e और +10e मिल करके 0 रहा होगा क्या, -10e और +10e मिल करके 0 रहा होगा। क्यों भाई, क्यों रहा होगा, क्योंकि जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होगा, लेकिन उसमें से अगर 4 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया तो माइनस के नाम पे हमारे पास सिर्फ 6e बचा है, तो क्या हो जाएगा फाइनली +4e। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि भाई हम इसको 10 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दें, तो इस पे चार्ज कितना दिखेगा, -10e। मेरी बात समझ आ रही? तो देखो चार्ज करने के लिए, किसी भी बॉडी को चार्ज करने का क्या तरीका है, समझ आ रहा है? तो हम सबसे पहली चीज क्या लिख सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही कहानी बन सकती है, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन से भी हो सकता है, बट क्यों वो पॉसिबल नहीं था, यहाँ पे लिख दिया हमने सर, वेरी गुड। अब देखो यहीं से जो प्रॉपर्टी है वो समझ आ गई क्या, कि भी अब अपने हिसाब से लिख सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब बेटा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 2 होगा, 4 होगा, 10 होगा, 50 होगा, आधा इलेक्ट्रॉन तो कभी भी नहीं होगा। मतलब चार्ज अगर जब भी आप लिखोगे तो ये n इंटू ई के बराबर हो जाएगा, वेर n इज द इंटीजर। n क्या हो जाएगा वहां पे, n इंटीजर हो गया क्या, +1 -1 +2 -2 कुछ भी लिख सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की अगर हम बात करें तो मतलब कभी भी चार्ज 1/2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर नहीं हो सकता, 5/9 नहीं हो सकता, 7/3 नहीं हो सकता, ठीक है। तो मतलब चार्ज या तो -e -7e +8e +9e, ऐसा इस तरह से। मेरी बात समझ आए? तो यही जो प्रॉपर्टी थी इसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं इसको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्यों ऐसा कहा, यहाँ तक बात समझ आ रही है बॉस? तो कहीं से कोई परेशान होने वाला मामला नहीं है, ये समझ आ गया। अब दूसरा आप देखोगे, कहीं भी चार्ज हमने क्रिएट नहीं किया बेटा, हमने कहीं भी चार्ज क्रिएट नहीं किया, ट्रांसफर करा, इधर से उधर करा करके जो न्यूट्रल दिख रहा था इलेक्ट्रिकली वो पॉजिटिवली चार्ज दिखने लग गया, जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल दिख रहा था वो नेगेटिवली चार्ज दिखने लग गया। तो हम यहीं पे क्या कहेंगे, तो यहीं से जो दूसरी चीज निकल के आई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको समझ आ गया होगा। अगला जो पॉइंट यहीं पे बनेगा, इट इज कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम यहां कह सकते हैं कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लिख सकते, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर ऑफ चार्जेस आर पॉसिबल। चार्ज को हम सिर्फ ट्रांसफर करा सकते, तो ये किस चीज की तरफ हमारा ध्यान ले जाता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की तरफ। मतलब किसी भी आइसोलेटेड अरेंजमेंट में इस बात का ख्याल रखिएगा, किसी भी आइसोलेटेड अरेंजमेंट में जब आप फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर डेल्टा क्यू को 0 रखेंगे। डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन चार्ज, ठीक है। कहीं पे चार्ज बढ़ा है तो कहीं, सबसे बेहतर एग्जांपल आपको दिख जाएगा रेडियो एक्टिविटी में, आपने केमिस्ट्री में भी देखा होगा, ठीक है, कि भाई एक हीलियम निकला तो हम कैलकुलेट करके अच्छा इतना इलेक्ट्रॉन इतना प्रोटॉन हम बाहर करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे,
आपको जीके जैसी चीज़ है उसको ध्यान में रखना है, और उसके बाद वो इंटीग्रेशन का मसला कि कैसे चार्ज के लिए क्या चीज़ें यूज़ करनी है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब देखो अगला जो पॉइंट आएगा, अब जैसे एक इसी में इलेक्ट्रिसिटी की मान लो जब कंडक्टर हो, ठीक है, तो कंडक्टर में तो कोई पंगा नहीं है कि भाई अगर मान लो एक कंडक्टर है तो इसको आप दे दो कुछ n इलेक्ट्रॉन्स दे दो, तो इतना चार्ज इसको दे दिया आपने, तो n इलेक्ट्रॉन जैसे दोगे तो ये पूरे सरफेस भी आगे हम लोग समझ पाएंगे कि ये सरफेस पे ही क्यों आया। ठीक है, आगे हम लोग इसको समझेंगे कि सरफेस पे ही क्यों आया। तो देखो सरफेस पे आ गया, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो कंडक्टर को चार्ज करना हो तो कैसे किया, समझ आ रही है बात, क्योंकि एक और कंडक्टर होता है, इससे हम इलेक्ट्रॉन बाहर कर लेते सर। ठीक है, एन ही इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया तो अभी इसके सरफेस पे पॉजिटिव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखने लग जाएगा, तो ये क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, तो इसमें कोई पंगा नहीं है। ठीक है, अब एक फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी देखते हैं आप, जनरल नॉलेज के लिए समझने के लिए सिर्फ है। अगर हम लोग मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर मतलब चार्ज जो दिख रहा है आपको वो फ्रिक्शन की वजह से हो जाए। तो आपने सुना होगा कि भाई एक ग्लास रॉड लिया, ये 10th क्लास में भी था, ठीक है, और इसके साथ में सिल्क क्लॉथ ले लिया, ठीक है, इन दोनों को घिस दिया। जैसे ये मान लो कि ये ग्लास रॉड है और ये सिल्क, तो इसके साथ घिस दिया। तो घिसने के बाद ये देखा गया कि जो ग्लास रॉड था ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया सर, और जो सिल्क क्लॉथ था वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब जल्दी बताइए क्या हुआ होगा इसमें। आप ये कहोगे कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ इसमें से इसमें, मतलब जो ग्लास रॉड है इसमें से ट्रांसफर होकर के सिल्क क्लॉथ में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, जिसकी वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो एक्चुअली हुआ क्या होगा, दोनों पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, जब हमने दोनों को एक दूसरे के साथ घिसना शुरू किया तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर प्रारंभ हुआ। और ट्रांसफर कैसा हुआ होगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, किसी के साथ भी अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा हो, क्योंकि देखो कोई भी प्रोसेस जो है वो किसको फॉलो करेगा भाई, एनर्जी कंजर्वेशन साथ साथ स्पॉन्टेनियस जैसा होना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई जिसका एफिनिटी ज़्यादा होगा उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अगर हम ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ की बात करेंगे तो ये हो गया, या फिर अगर इसको एबोनाइट रॉड से हम लिखते हैं, ठीक है, और इसके साथ फर का इस्तेमाल करें, तो यहाँ पे उल्टा देखेंगे आप, यहाँ पे आप देखेंगे ये नेगेटिवली चार्ज हो गया और ये फर जो है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। यहाँ तक बात समझ आ रही है, बिल्कुल जनरल नॉलेज के लिए हिसाब से इसका कुछ ज़्यादा मतलब नहीं बनेगा। तो यहाँ तक तो बात समझ आ गई। तो चार्ज के बारे में जो छोटी मोटी बातें थी वो बात समझ आ गई। आपको कॉम्पिटिटिव के लिए हार्डली ये इस्तेमाल करना पड़ेगा कि वो क्वांटाइज होता है, चीज़ें कंजर्व होती हैं, ठीक है, और बस कि भाई कभी भी अगर मिनिमम चार्ज आपसे पूछ ले तो आप इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोल देंगे। ठीक है, अब बात आती है कि भाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहला हम लोग लिख सकते हैं लाइन डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला क्या लिख सकते हैं, लाइन डिस्ट्रीब्यूशन। तो लाइन डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब एक रॉड होगा हमारे पास, रॉड जैसी कोई चीज़, और इस पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ध्यान रखिए कंडक्टर जब भी हमने पहले लिखा वो सरफेस पे आएगा, नॉन कंडक्टिंग के हम वॉल्यूम पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसके भी लिमिटेशन है, बट हाइपोथेटिकल अरेंजमेंट में वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सकता है। ठीक है, तो अब अगर मान लो इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सबसे पहली जो चीज़ आएगी वो क्या आएगी, लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा को क्या पढ़ेंगे आप, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसको क्या पढ़ेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अब अगर यूनिट की बात करें तो कुलम पर मीटर लिख सकते हो क्या, अगर हम यूनिट की बात करें तो बड़े आराम से उसको कुलम पर मीटर लिख देंगे।
तो अब इसमें देखो, जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो तब तो कोई पंगा ही नहीं है। व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म देन सीधे सीधे लैम्डा इंटू एल लिख दें क्या? ये किसके लिए वैलिड है? फॉर यूनिफॉर्म फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आप सीधे सीधे आप इसको ऐसा लिख सकते हो, इसमें कहीं से कोई पंगा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। बट व्हेन देयर इज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तब आप क्या करेंगे? जब हम नॉन डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तब हम क्या करते हैं? इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो जब भी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो जो लैम्डा होगा वो वेरिएबल होगा, तो मान लो वो फंक्शन ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। मतलब एक्स के साथ वेरी कर रहा है वो, कि भाई रॉड में जैसे जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो लैम्डा इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये ओरिजिन मान लिया हमने और इधर एक्स हो गया, तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले एक्स पे जा कर के एक स्मॉल एलिमेंट कट कर लेना पड़ेगा। क्यों ऐसा किया हमने? क्योंकि वेरिएबल डेंसिटी इज देयर, जो लाइन डिस्ट्रीब्यूशन में जो डेंसिटी दी हुई है वो वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे चार्ज को हम डी क्यू लिख सकते हैं क्या? अब इस छोटे से लेंथ के लिए हम इसको कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं, तो डी क्यू कैन बी रिटन एज लैम्डा इंटू डी एक्स। अब देखो टोटल क्यू के लिए आप क्या करोगे? इसको इंटीग्रेट कर दोगे। अब देखो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक अगर इसकी लेंथ एल गिवन है तो 0 टू एल इंटीग्रेट करेंगे। तो जब भी हमारे पास लाइन डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, जब भी हमारे पास लाइन डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा तो क्या लिखना था पता लग गया। मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। तो वेन एवर वी हैव लाइन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द चार्ज देन वी शुड प्रोसीड लाइक दिस। हमें ऐसा लिखना चाहिए कि कैसे वेरिएबल है, किस तरह से लिखना है, ठीक है। सेकेंड में आएंगे हम लोग, तब आ जाएगा सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सिंपल तरीके से आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? अच्छा, डेंसिटी इट कैन बी रिटन एज चार्ज अपॉन एरिया। तो मतलब अगर हम यहाँ पे यूनिट की बात करें तो कुलम पर मीटर स्क्वायर लिखने में कोई पंगा है क्या? कोई भी दिक्कत नहीं है सर। तो देखो यहाँ पे कैसे लिखना है, क्यों लिखना है, यहाँ तक पता चल गया, कहीं कोई परेशान होने वाला मामला नहीं है। अब यहाँ पे भी अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल होगा तो फिर हमें इसको इंटीग्रेट करना चाहिए। इंटीग्रेशन में क्या करोगे? तो देखो मान लो एक डिस्क पे लिखना है, और एक एग्जांपल के साथ ही मैं आपको बता रहा हूँ, डिस्क पे लिखना है और ये इस तरह से है। तो डिस्क ये था और वो जैसे जैसे रेडियली आउटवर्ड जा रहे थे तो हमारा डेंसिटी चेंज हो रहा था, तो ये क्या था? फंक्शन ऑफ आर था। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ये हमारा चेंज हो रहा है सर। तो हमें क्या करना है? एक्स पे जाकर के एक छोटा सा एरिया एज्यूम कर लेना है। जैसे पीछे आपने लेंथ एज्यूम किया बेटा, इन दिस केस वी नीड टू टेक अ थिन रिंग, और उस थिन रिंग का एरिया लिखना पड़ेगा। तो अब हम इसका एरिया अगर लिखें तो 2πx लिख सकते क्या? 2πx इंटू डी एक्स, अगर इसकी विड्थ हमने डी एक्स लिख दिए तो अब इसको हम क्या करेंगे? इनटू दैट डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, एरिया चार्ज पर यूनिट एरिया। अब इसको इंटीग्रेट कर दें 0 टू कैपिटल आर, देन विल हैव टोटल चार्ज। तो किस तरह से सॉल्व करना है अभी मैं जानकारी देते रहो, इसका इस्तेमाल करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस में तो अपने आप समझ आने लग जाएगा। तो वेन एवर वी हैव सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो क्या करना है पता लग गया, ठीक है जी। तो कैसे लिखना है? एंड ये हमने लिखा, जब ये किसके लिए लिखा? ये वेरिएबल के लिए यूज़ किया, और ये सीधे सीधे यूनिफॉर्म के लिए यूज़ किया, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अब आएंगे हम लोग वॉल्यूम। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन में जब डेंसिटी लिखेंगे वो Q अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। Q अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम जब यूनिट लिखेंगे तो कुलम पर मीटर क्यूब लिखना होगा आपको, ठीक है जी, पर मीटर क्यूब लिखना होगा, है ना। तो पहला लाइन डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया तुम्हें, फिर दूसरा कहाँ था? वॉल्यूम सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा क्या है? वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन।
तो देखो वॉल्यूम पे कंडक्टर पे वॉल्यूम पे कभी भी नहीं कर सकते, तो हमारे पास क्या होगा, नॉर्मली नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होगा जिसपे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज दिखेगा। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होगा जिसपे कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा। ठीक है, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा। अब यहाँ पे देखो, जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है देयर इज नो पंगा, कोई पंगा ही नहीं है सर। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है देयर इज नो प्रॉब्लम, सीधे आर पे गए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डेंसिटी रो गिवन है तो हम सीधे सीधे टोटल चार्ज को 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी लिख सकते क्या। तो ये हो गया तुम्हारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो वॉल्यूम पे तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं सर, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो तो क्या करेंगे। अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो जब भी हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा मतलब डेंसिटी जो है वो वेरिएबल होगा। मान लो ये फंक्शन ऑफ आर है, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर ऐसा हो तब हम क्या कर सकते हैं, तो देखो ये हो गया, तो मतलब आर जो है सेंटर से डिस्टेंस हो गया। अब मान लीजिए इसका रेडियस आर गिवन है और ये छोटू आर हो गया, तो जैसे जैसे दूर जा रहे हो चार्ज डेंसिटी इज चेंजिंग। तो हम क्या करेंगे, एक थिन शेल एज्यूम कर लेंगे। हम क्या करेंगे, एक थिन शेल एज्यूम कर लेंगे जिसकी थिकनेस डी आर कुछ होगी। ठीक है, इसकी थिकनेस कुछ डी आर होगी। तो अगर इसकी थिकनेस डी आर होगी तो हम अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो देखो अब इस पे इसके लिए तो डेंसिटी बिल्कुल वैलिड हो गया क्योंकि वेरिएबल था, बट हमने क्या किया, बहुत छोटा सा थिकनेस ले लिया जी। तो अब यहाँ पे अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो 4πr² सरफेस एरिया इंटू डी आर। हमने क्या किया, सरफेस एरिया और थिकनेस बहुत कम है तो सरफेस एरिया को अगर थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दे तो काम हो जाएगा। तो 4πr² इंटू डी आर कर दिया, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस थिन शेल। तो ये क्या था, थिन शेल हो गया क्या, ये तो थिन शेल हो गया। यहाँ तक बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो देखो ये 4πr² डी आर, अब देखो ये वॉल्यूम हो गया इनटू उस डेंसिटी को जो फंक्शन ऑफ आर है लिख दिया सर। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया 0 टू आर, नाउ वी हैव टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज कैसे निकालते हैं ये आपको पता लग गया। मुझे लगता नहीं कि कहीं से भी कोई भी दिक्कत होगी किसी भी बच्चे को। तो ये चार्ज की कहानी थी, बस इतना सही। चार्ज के बारे में हम आगे इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो कूलम्स लॉ से कहानी शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, कूलम्स लॉ मतलब कैसे लिखते हैं, जो फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स होगा वो स्टैटिक्स का पार्ट क्यों होगा, मूविंग क्यों नहीं होगा, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। देन कूलम्स लॉ, फिर ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कूलम्स लॉ एंड उसके एप्लीकेशंस इम्प्लीकेशंस जहाँ पे भी हो सकते हैं वो सब हम लोग देख लेंगे, चाहे वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो एंड उसके डिफरेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो चलिए अब बने रहिए एंड अपनी तरफ से कोशिश करते रहिए, और मुझसे जितना हो पाता है मैं अपनी तरफ से कोशिश करता रहूँगा। ठीक है, फिज़िक्स आसान है, अगर एक बार ढंग से सोच समझ लिया जाए और पढ़ना शुरू किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा दिक्कतें आनी है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे। ओके।